हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती भाटिया। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो है सन का गोचर, यानी कि सन इन कैप्रिकॉर्न, मकर में सन का प्रवेश। इस टॉपिक के बारे में मैं आपको यही बताना चाहती हूँ बेसिकली कि सन जब मकर में आते हैं तो उत्तरायण में आने के बाद वो क्या इम्पैक्ट हर राशि पर करेंगे, स्पेशली इस साल 2021 में। क्योंकि इस साल बहुत सारे प्लैनेट्स पंच महापुरुष योग बन रहा है। शनि और शनि अपने स्वग्रही है और गुरु जो है वहां पर नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। साथ ही साथ वहां पर चंद्रमा, सूर्य और बुध की प्रेजेंस है। तो इतने सारे 5 प्लैनेट्स वहां पर हैं और ये सभी राशियों पर क्या इम्पैक्ट करेंगे ये जानने के लिए आखिर तक, यानी कि एंड तक मेरे वीडियो को जरूर देखिए। मैं आपको बहुत 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 हाथ जोड़कर वेलकम करती हूँ इस न्यू चैनल पर, जहां पर हम एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो करेंगे। टैरट के लिए मेरा दूसरा चैनल है टैरट आरती भाटिया करके। इस चैनल में मैं आपको अनलिमिटेड तरीके से एस्ट्रो से रिलेटेड सारे इश्यूज को डिस्कस करती रहूंगी और बताती भी रहूंगी। तो इसलिए आप मेरे इन वीडियोस को मिस मत कीजिएगा। आज है 15th, यानी कि 15 जनवरी 2021। 14th को संक्रांत मानते हैं और उसी के साथ सन का गोचर यानी कि सन का ट्रांजिट जो है वो मकर राशि में होता है। ये बहुत ही कम ऐसे चांसेस होते हैं कि जब ऑलरेडी सन और जो सैटर्न है वो इकट्ठे से मकर राशि में हो, बहुत कम। लेकिन लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था क्योंकि कुछ टाइम के बाद सैटर्न जो है वो आ गए थे मकर में। और मकर उनका देखा जाए तो कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस उनके अपने घर हैं सैटर्न के, जो कहीं ना कहीं लिमिटेशंस को, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स को डिनोट करते हैं। और सैटर्न क्योंकि बहुत ज्यादा मासेस के साथ जुड़ने वाला प्लैनेट है, इसलिए आप मासेस पर बहुत ज्यादा होल्ड रखते हैं, स्पेशली सैटर्न। तो जो लोग सैटर्न से रूल्ड हैं, जो लोग सैटर्न से इन्फ्लुएंस्ड हैं, वो मासेस पर बहुत जोर रखेंगे। पर सन क्योंकि बहुत लीडरशिप क्वालिटीज को लेकर आए हैं और सन जो है शुरू से ही एम्परर और राजा और इस तरह के हैं, तो वो लेगेसी पर और बहुत ज़्यादा अपर, एक हिसाब से देखा जाए तो क्लास पर, अगर हम क्लास में डिनोट करें इसे तो उस लेवल पर बहुत ज़्यादा सन का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। तो अब क्योंकि 2 प्लैनेट्स बिल्कुल अलग सी एनर्जीज को लेकर एक ही हाउस में बैठे हैं, तो इनका इम्पैक्ट सभी राशियों पर कैसा आएगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ बुध भी वहां पर है और चंद्रमा की भी प्रेजेंस है वहां पर, तो उनका इम्पैक्ट भी जरूर आएगा। गुरु के लिए मैं जरूर कहूंगी कि नीच यानी कि डेबिलिटेटर होकर इस पोजीशन में है, पर नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। तो गुरु जितना अच्छा कर सकते हैं वो उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं आजकल, क्योंकि उनकी अपनी एनर्जीज को हम कम मान सकते हैं। साथ में सन जो है वो धीरे धीरे सभी प्लैनेट्स को कंबस्ट करते हैं, एक बुध को छोड़कर बाकी सभी प्लैनेट्स जो उसकी विसिनिटी में आते हैं वो कंबस्ट हो जाते हैं। कंबस्ट यानी कि अस्त, यानी कि उनकी पावर जो है अल्टीमेटली खुद से कम हो जाती है और उस वजह से वो बहुत सारे वो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी नहीं दे पाते, क्योंकि सन के सामने वो अस्त हो जाते हैं। उनकी पावर बहुत एक हिसाब से सन के पर्सपेक्टिव में कम हो जाती है। सन क्योंकि राजा है और लॉर्ड है और बहुत ताकत है इसमें, तो ये हम स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एरीज से। एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए मंगल स्वयं से उनके अपने लगन में आए हुए हैं और लगन के स्वामी भी हैं, तो कुछ एनर्जीज तो ज्यादा होंगी ही। बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी इम्पेशंस की एनर्जी है मंगल की। बहुत जल्दी जल्दी चीजों को करना चाहते हैं, बहुत जल्दी जल्दी चीजों को अचीव करना चाहते हैं। अब आप देखिए मंगल का एक बहुत इसकी फोर्थ दृष्टि जो है वो फोर्थ हाउस पर पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं घर और अगर प्रॉपर्टी से संबंधित अगर आप कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं तो उसे आप डिले करिए। थोड़ा डिले होगा तो मंगल की दृष्टि वहां से हटेगी, तो कुछ डिले होगा तो वो बेटर होगी। हालांकि आपको अपॉर्चुनिटीज कुछ मिलेंगी, पर कहीं ना कहीं डिले जो है वो आपके लिए बेटर रहेगा। अब आपके सेकेंड हाउस में एरीज राहु है और 8th हाउस में केतु है और इसी के बीच में काल सर्प योग बन रहा है और इसी के बीच में सभी प्लैनेट्स बाकी के हैं।
राहु की प्रेजेंस सेकेंड हाउस में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स को लेकर आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। बोलते हुए वाणी पर कंट्रोल, क्योंकि ये हाउस बोलने का है, वाणी का है, मुंह का है। तो मुंह से रिलेटेड, आई से रिलेटेड अगर कोई भी इशू आता है तो राहु आपको इस बात को एक्सपैंड कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो आपको थोड़ा कंट्रोल करना है अपनी लैंग्वेज पर, अपनी बोली पर, अपनी बात पर। तो जो बात आप करना चाहते हैं बहुत जुडिशियली करनी है। अदरवाइज कहीं रिलेशनशिप में, स्पेशली फैमिली में, रिलेशनशिप्स में कुछ इश्यूज आ सकते हैं। बुध की प्रेजेंस भी सूर्य के साथ है 10th हाउस में। और सूर्य की जो अपनी प्रेजेंस है 10th हाउस में, देखिए बहुत है, बहुत ज्यादा आपको कैरियर में बहुत शाइन कराना के लिए आगे बढ़ाएगा। आपके कैरियर से रिलेटेड जो एफर्ट्स हैं, जो बहुत टाइम से लेजी हुए हुए थे, वो एफर्ट्स आगे बढ़ेंगे। चाहे सैटर्न कुछ भी ऑपोजिट एनर्जी दे, पर सन की एनर्जी अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। क्योंकि सन की एनर्जी है तो आप किसी भी और एनर्जी को इसके सामने बहुत ज्यादा हम नहीं कह सकते कि बहुत इम्पैक्ट देगा। तो ये एक पूरा मंथ है जब आपके कैरियर में एक फ्लरिशमेंट आएगी, जब आपका कैरियर पूरी तरह से आपके हाथ में आएगा और न्यू अपॉर्चुनिटीज और न्यू जो सॉल्यूशंस हैं वो अपने लिए आप देखने के लिए बहुत ज्यादा कार्यरत रहेंगे। इसके साथ ही वीनस जो है आपके हाँ, हेरिडिटी से अगर रिलेटेड कोई इश्यूज हैं, क्योंकि केतु 8th हाउस में है, तो कहीं ना कहीं वो कुछ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इसमें वीनस बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करते हैं, करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। तो लग्जरी से रिलेटेड अगर कुछ खर्चे हो रहे हैं तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की बात है, और उसे कम करेंगे तो आपके लिए बेटर है। पर कैरियर के लिए सूर्य जो है वो आपके लिए बेस्ट जगह पर है। बहुत सारे प्लैनेट्स को एक साइड पर रखकर भी सूर्य आपके कैरियर को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सूर्य जहां जाते हैं वहां पर अपनी एनर्जी डालते हैं। जहां पर भी एनर्जी डालेंगे, जिस हाउस का जो वो उस हाउस का मेन वर्क होगा वहां पर अपनी एनर्जी डालेंगे, वहां पर उजाला कर देंगे। यानी कि आपके कैरियर से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो आपके सामने आने लग जाएंगे और आप उसके लिए वर्कआउट करेंगे कि इसे कैसे बेटर किया जा सकता है, इसको कैसे और आगे लेकर जाया जा सकता है। तो अगर कैरियर से रिलेटेड आपके कोई भी इश्यूज हैं तो इस मंथ में आपके लिए गुड न्यूज है कि वो सॉल्व हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं टॉरेंस के लिए। टॉरेंस के लिए जो ये योग है, पंच महापुरुष योग, ये आपके 9th हाउस में डल रहा है। लंबी दूरी की यात्रा और विजडम नॉलेज, बहुत लंबी कोई पढ़ाई, पीएचडी वगैरह, हायर एजुकेशन भी इसी में से देखा जाता है। क्योंकि सूर्य अब यहाँ पर है तो कोई लंबी दूरी की यात्रा भी हो सकती है, या यात्रा से आपको कोई फायदा, या पढ़ाई से कोई फायदा। तो अगर कोई चीज ऐसी रह गई है जिसमें पढ़ने के लिए कोई आप चाहते हैं कि कोई इम्पैक्ट आए पढ़ाई का, या पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं, वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। आपकी किस्मत चमकने लग जाएगी और आपको अपनी किस्मत से, यानी कि भाग्य से, क्योंकि भाग्य स्थान पर सूर्य है तो नेचुरली भाग्य से जो भी चीजें आपको नहीं मिल पा रही थी वो मिलने लग जाएंगी। राहु आपके केंद्र में है और उच्च के होकर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग तो जरूर घूमेगा बहुत सारी चीजों में। एक साथ पैरेलली आप बहुत सारे काम करने की कोशिश करेंगे, पर लग्जरीज आपको जरूर मिलेगी। राहु येन केन प्रकारेण आपको लग्जरीज देंगे, सब कुछ देंगे। मंगल की वजह से आपके खर्चे बहुत बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज आप भी जरूर देखना शुरू कर देंगे, और आपके अगर कोई किसी से झगड़ा या कुछ भी इशू चल रहा है तो वो भी जरूर सॉल्व होगा। चलिए बात करते हैं जेमिनाइज की। जेमिनाइज के लिए ये जो योग है वो 8th हाउस में आ रहा है। सूर्य 8th हाउस में, हालांकि सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता है, पर फिर भी वहां पर क्या है, कुछ सीक्रेट्स हैं। आपके ससुराल के सीक्रेट्स हैं, आपकी हेरिडिटी से लेकर कुछ सीक्रेट्स हैं, पास्ट लाइफ के कुछ सीक्रेट्स हैं, या कुछ चीजें हैं जो आपने दबा कर रखी हैं वो बाहर निकलेंगी। वो इश्यूज जिसके बारे में आप खुद भी सोचना से परहेज करते हैं, नहीं सोचना चाहते, आपके फियर, फोबियाज, आपके एंजाइटीज, वो आपके सबकॉन्शियस में जो घुसी हुई हैं चीजें, उनको बाहर लाने में सूर्य आपकी हेल्प करेंगे। क्योंकि वो इश्यूज बाहर आएंगे तो 100% मैं आपको ये कह सकती हूँ कि वो इश्यूज जो हैं उनके ऊपर वर्कआउट करने का टाइम है, ट्रांसफॉर्मेशन लेने का टाइम है। ये एनर्जी आपको ट्रांसफॉर्म करेगी। जिस बात में आप लेजीनेस फील कर रहे थे वो बात आपको जरूर आगे लेकर जाएगी। और ये एक ऐसा मंथ है जिसमें अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको काफी फायदा होगा। अगर आप एक्चुअली फॉरेन जाना चाहते हैं, या कुछ सीक्रेट्स आपने छुपा कर रखे हैं, तो वो सीक्रेट्स भी बाहर आ सकते हैं। अगर आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ सीक्रेट्स हैं तो वो भी सीक्रेट्स आपके बाहर आ सकते हैं, तो आपको केयरफुल रहना है। हाँ, आपको फॉरेन से रिलेटेड कुछ भी ऑप्शंस हैं तो वो आपकी बहुत जल्दी सॉल्व होंगे और बहुत अच्छे से सॉल्व होंगे। चलिए बात करते हैं कैंसेरियंस की। कैंसेरियंस के लिए ये जो योग है वो सूर्य का मकर राशि में प्रवेश उनके 7th हाउस में आ रहा है।
सेवंथ हाउस में आने की वजह से अगर रिलेशनशिप में उनके कोई भी इश्यूज हैं, स्पेशली मैरिज से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं, तो वो बाहर आएंगे। तो अगर मैरिज नहीं हो रही है या कोई रिलेशनशिप नहीं मिल रहा है, तो आप ये सोचिए कि रिलेशनशिप मिलने का टाइम आ गया है, आपकी मैरिज का टाइम आ गया है, क्योंकि सूर्य खुद से शनि के साथ वहां बैठकर, जो कि राजा है, उस लॉर्ड ऑफ द सेवंथ हाउस है, खुद से वहां बैठे हैं और उनके साथ सूर्य आकर बैठेंगे, तो वो कहीं ना कहीं वो एनर्जी देंगे जो एक फेम की एनर्जी है, जो एक रिलेशनशिप में आगे जाने की एनर्जी है, रिलेशनशिप में बैलेंस की एनर्जी है, पार्टनरशिप में बैलेंस की एनर्जी है। तो ये ऐसी एनर्जी जब आपको मिलेगी तो आपको उससे जरूर फायदा होगा। अब मंगल भी आपके 10th हाउस में है, तो आपको काम से भी कुछ फायदा होगा, प्रॉपर्टी से भी कुछ फायदा होगा। सामने से आपको प्रॉपर्टी दिख रही है, हो सकता है कि आप रेंटल प्रॉपर्टी की तरफ जाएं, हालांकि कुछ डिले करेंगे तो आपको फायदा होगा जरूर उससे, लेकिन फिर भी कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं जो आपको आगे लेकर जा रही है। बच्चों से रिलेटेड आपको काम में बहुत फायदा होगा, आकस्मिक धन लाभ होगा जो कि आपने अभी तक नहीं सोचा था, पर आपको धन लाभ जरूर हो सकता है। अगर आपके रिश्ते में कुछ कड़वाहट है, तो वहां पर भी आपको वर्कआउट करने का टाइम मिलेगा। 1 महीने के अंदर आपके रिलेशनशिप में कुछ जो बेस्वादीपन है वो स्वाद में कन्वर्ट हो जाएगा। लियो राशि वालों के लिए बात करते हैं। लियो के लिए, जिनका लगन लियो है, उनके लिए ये योग जो है 6th हाउस में बन रहा है। सूर्य कर्जा, झगड़ा, बीमारी और कुछ इस फॉरेन को देखेगा, तो सूर्य ऊपर 12th हाउस को, तो कहीं ना कहीं खर्चा तो बढ़ेगा। लेकिन अगर कोई भी इशू है जो आपके कुछ कोर्ट से रिलेटेड है, कुछ केस से रिलेटेड है, कुछ इस तरह का इशू है जो आपको प्रॉब्लम दे सकता है, तो इस तरह का इशू जो है वो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। स्पेशली आपको कोई भी अगर कोई बीमारी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है या हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज है, तो उस पर आपको जरूर ध्यान देना पड़ेगा, और आपको ध्यान देना भी चाहिए लियो। आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, छोटी सी बात को भी आपको ध्यान देना है, और बोलते हुए अपनी भाषा पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर आपको कंट्रोल करना चाहिए। वर्गोस के लिए ये योग जो है सूर्य का जो चेंज आ रहा है वो 5th हाउस में आ रहा है। 5th हाउस में पढ़ाई भी है, बच्चे भी हैं, और साथ ही साथ आपके अफेयर भी हैं। तो अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज आ रहे थे वो दूर हो जाएंगे, कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई बेटर हो जाएगी, लेजीनेस दूर हो जाएगी। बच्चों से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो भी सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे, काफी हद तक आपको उसमें रिलीफ मिलेगा। लव लाइफ में भी आपको रिलीफ जरूर है, लेकिन क्योंकि सूर्य वहां पर है तो कभी कभी सीक्रेट निकाल देते हैं, थोड़ा सा केयरफुल होने का टाइम है वर्गोस। लीब्रास के लिए बात करें तो ये 4th हाउस में ऐसा योग है, और सामने से आपके 10th हाउस को देख रहे हैं, तो कैरियर में तो मूव चेंज आएगा ही आएगा, जो पॉजिटिव के लिए है, कोई नेगेटिव के लिए नहीं है। पर राहु आपके 8th हाउस में है, तो ट्रांसफॉर्मेशन देने का उनका वादा जो है 8th हाउस में वो जरूर पूरा होगा। स्पेशली पास्ट लाइफ से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, फियर्स हैं, फोबियाज हैं, जो भी आपके लेसन हैं जो आपको लर्न करने हैं, तो वो तो आपको लर्न करने ही है, तो उनके बारे में तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, उसमें हम कुछ भी इग्नोरेंस नहीं कर सकते हैं। तो हमें बहुत सोच समझकर अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है, अपने घर में चेंज लाना है, या कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाना है, तो बहुत सोच समझकर जाना है। स्कॉर्पियोज के लिए बात करें तो स्कॉर्पियोज के लिए ये योग आपके 3rd हाउस में बन रहा है। 3rd हाउस में बलिष्ठ योग है, पराक्रम का योग है, बहुत एनर्जी का योग है, यहाँ पर बहुत पराक्रम भाव है, तो करेज है। और करेज अगर सूर्य 3rd हाउस में जाकर करेज नहीं देंगे तो क्या, वैसे तो पराक्रम के भाव में स्वयं शनि बैठे हुए हैं, लेकिन सूर्य जो है यहाँ पर आपको बहुत पराक्रम देंगे। आपकी कम्युनिकेशन के इश्यूज जो हैं वो खुल जाएंगे। हो सकता है सोशल मीडिया में भी आपको फायदा हो, पड़ोसियों के साथ आपको फायदा हो, आपके भाई बहन के साथ आपको रिलेशनशिप्स में कहीं फायदा हो, और इसका मैक्सिमम आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं स्कॉर्पियोस। बात करते हैं हम सैजिटेरियस की। सैजिटेरियस के लिए ये 2nd हाउस में चेंज है, 2nd हाउस में चेंज है, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपके केतु और राहु जो है ऑल्टरनेटिवली, मतलब रिस्पेक्टिवली 12th और 6th हाउस में है। 6th हाउस में राहु होने से आपको बाहर से रिलेटेड कोई भी काम है तो वो बनेंगे, लेकिन आपकी मानसिक कुछ ना कुछ तनाव बना रहेगा केतु की वजह से। हालांकि केतु वहां पर एनलाइटमेंट देते हैं, तो बहुत सारी चीजों से दूर कर कर कहीं ना कहीं एनलाइटमेंट की तरफ आपको लेके जाना चाहते हैं। सूर्य आपके 2nd हाउस पे है, तो घर परिवार से रिलेटेड आपके इश्यूज निकलेंगे। हो सकता है कि आपको ऐसे लगता हो कि मेरे पास पार्टनर नहीं है, तो आपको ये दिल करे कि आपकी शादी हो, फैमिली लाइफ हो, फैमिली की तरफ जाएं, फैमिली की महत्ता आपको समझ आए, फैमिली में इंपॉर्टेंस आपको ज्यादा लगने लग जाए, तो इस तरह के इश्यूज आपको सामने आ सकते हैं, और ये सॉल्व भी होंगे और अच्छी तरीके से होंगे। चलिए बात करते हैं कैप्रिकॉन्स के लिए। कैप्रिकॉन्स के लिए खुद लगन में ये है, अब देखिए लगन में इसकी प्रेजेंस सामने से
अपने पार्टनर को देखेगी। जुपिटर भी वहां पर है, देख रहे हैं, पर वो एक हिसाब से नीच अवस्था में है, तो मैक्सिमम इसकी यूटिलिटी नहीं है। लेकिन आपको करेज मिलेगा, आपको वो मिलेगा जो आप सोच रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत बढ़ाव आएगा, बहुत ग्रोथ होगी, बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो सॉल्व होंगे और बेटर की तरफ जाएंगे, बेटर की तरफ सॉल्व होंगे। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा योग है। आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगी इसमें से। हाँ, आपके खर्चे ज़रूर बढ़ेंगे, इसका मैं ज़रूर ये कहूँगी कि आप खर्चे पर ज़रूर कंट्रोल कीजिए, वो आपके लिए थोड़ा-सा केयरफुल रहने का टाइम है। एक्वेरियस के लिए देखें तो ये एक्वेरियंस के लिए 12th हाउस में है, मकर जो है उनका 12th हाउस में आता है सूर्य, जिसमें शनि ऑलरेडी बैठे हैं, जुपिटर भी बैठे हैं, तो खर्चे को बढ़ाने के लिए ज़रूर है। और आपको ये भी पता चलेगा कि कहाँ से खर्चा बढ़ रहा है, कौन-सा ज़रूरी खर्चा है जो मुझे करना ही पड़ेगा। हो सकता है कि किसी बच्चे की शादी हो या उसको सेटल करना हो या उसको फ़ॉरेन भेजना हो। अब वो खर्चा आपको पता है कि सामने से है, आपको पता है कि वो करना ही है, पर आपको करना पड़ेगा। अननेसेसरी खर्चे भी आ सकते हैं, कुछ इस तरह की लग्ज़री की कोई चीज़ ली जाए, जहाँ पर अननेसेसरी खर्चा हो, तो वो भी आपको सामने से आ सकता है। देखा जाए तो ये आपके लिए थोड़े खर्चे को छोड़कर और कुछ भी इसमें आपके लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आगे चलते हैं पाइसेंस के लिए। पाइसेंस के लिए अगर हम बात करें तो ये योग उनका 11th हाउस में है। कितनी मज़ेदार बात है, सूर्य 11वें घर में, शनि ऑलरेडी बैठे हैं। हालाँकि वहाँ पर आपको कन्फाइंड करते हैं, लिमिटेशंस देते हैं। सूर्य की प्रेज़ेंस में सैटर्न ऐसा नहीं कर पाएँगे, तो 1 महीना आपको ऐसे लगेगा कि चारों तरफ से पैसे जो है उसकी बारिश हो रही है। चारों तरफ से रिलेशनशिप्स में ईज़ आ रही है, सुकून मिल रहा है, चैन मिल रहा है। मंगल की वजह से जो सेकंड हाउस में कुछ ना कुछ आपकी बोली की वजह से, एग्रेसिवनेस की वजह से, कहीं न कहीं वॉलेटाइल नेचर की वजह से जो इश्यूज़ आ सकते थे, वो भी जुपिटर कहीं काफ़ी हद तक इसे सॉल्व कर देंगे। और आपको बहुत ही अच्छा टाइम महसूस होगा। लेकिन गुस्से पे अगर आप कंट्रोल करते हैं तो ये आपके लिए बेटर है, क्योंकि गुस्सा आप कर सकते हैं घर परिवार से रिलेटेड चीज़ों में, घर परिवार से रिलेटेड कामों में आप गुस्सा कर सकते हैं। तो ये तो था सूर्य का ट्रांजिट मकर राशि में, कैप्रिकॉर्न में, और उसका क्या इम्पैक्ट है 12 की 12 लगन और राशियों पर, और उस इम्पैक्ट को आप कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं, कहाँ जहाँ आपको बहस नहीं करनी है वहाँ नहीं करनी है, या कुछ दान पुण्य करके भी आप ऐसे कर सकते हैं। उत्तरायण एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट है सूर्य का, और ये बहुत ही पायस मूवमेंट माना जाता है, क्योंकि सूर्य जो है अब अपनी रोशनी हर तरफ फैलाने के लिए तैयार हो चुके हैं, और जहाँ पर ये जाएँगे, वहाँ पर कहीं न कहीं जो अंधेरा फैला हुआ था, जो एक इग्नोरेंस की शैडो थी, वो दूर हो जाएगी, और जहाँ रोशनी डलेगी, वहाँ पर एक नए जोश के साथ काम करने की जो ताकत है, वो सब में आएगी। ऐसा ही शुभता के साथ मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।